अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। अब हमारी प्लेलिस्ट शुरू होगी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड। सबसे पहले हमने फीचर्स इसके डिस्कस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हमारे, अब उसी के लिहाज से हमने चलते जाना है और टॉपिक्स कवर करते जाना है। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ अपने पास एक पेंसिल और नोटबुक ज़रूर रखिए, और साथ साथ जिस तरह से मैं बता रही हूँ वो चीज़ें आपने वैसे वैसे लिखते जाना है, ताकि आप जैसे ही इस वीडियो को ख़त्म करें आपके पास क्वेश्चन की प्रॉपर प्रिपरेशन हो। ठीक है। और फिर उसके बाद और कोशिश आपने करनी है, हेडिंग्स आप मेरी यूज़ कर लें लेकिन वर्डिंग आपने अपनी यूज़ करनी है, ताकि आपको तैयारी में कम टाइम लगे। एक ऐसा बच्चा जिसने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बिल्कुल तैयारी नहीं की, अगर वो अभी करने लगा है ना तो वो कर जाएगा तैयारी। बस आपने अच्छे से इसको समझ लेना है। सबसे पहले हमने आउटलाइन डिस्कस करनी है। आउटलाइन को आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप ऐसे ऐसे एरोज बनाओ अपनी नोटबुक के ऊपर और लिखते जाओ कि हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है। सिर्फ इनको लिखते जाओ, ये जो हेडिंग्स हैं सब हेडिंग्स हैं, इनको बेशक ना लिखो। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देख लेंगे, जबकि इसके ऊपर हमने प्रॉपर एक क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, ये वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। तो वो हम अलग से इसका सवाल तैयार करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसको सिर्फ थोड़ा सा टच देंगे। यहाँ पर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद प्रीएम्बल। प्रीएम्बल होता है बेसिकली इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये आपने पिछले पार्ट के अंदर भी मैंने समझाया था। इंट्रोडक्शन होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स। ठीक है। हमने इनके आर्टिकल्स जितने हैं ना वो रीड आउट करने हैं, और इनको किस तरह से आपने सबको तैयार करना है ये मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, उसके थ्रू आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। फिर आपने हेडिंग देनी है बिल ऑफ राइट्स की। अब ये मैंने क्वेश्चन, ये जो हेडिंग है ना इस नोट्स के अंदर, मैंने इसको बहुत लंबा करके लिखा है क्योंकि इसके ऊपर नोट आता है। मैंने शुरू के अंदर जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे उसके अंदर आपको बताया था कि इसके ऊपर नोट आ जाता है, इसलिए मैंने इसको डिटेल के अंदर इन नोट्स के अंदर बात की है। अगर आपको ये अलग से सवाल नहीं आ रहा है और आप ये फीचर्स के अंदर ही लिख रहे हो, तो आपने बिल्कुल एक सिंपल सिंपल सी इसकी बता देनी है। जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं आपने उनको अपनी वर्डिंग के अंदर एक्सप्लेन कर लेना है। बाकी हम एंड पर फिफ्थ जो आउटलाइन होगी वो हमारी होगी प्रिंसिपल की, और फिर हमारा कंक्लूजन। अब मुझे इस चीज़ को रिपीट करने दीजिए ताकि आपको एक और अच्छे तरीके से ये याद रहे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, हमने इंट्रोडक्शन के अंदर हिस्ट्री वगैरह को डिस्कस कर ली। फिर आपने हेडिंग किसकी दी, प्रीएम्बल की। ठीक है। प्रीएम्बल, ये तो आपकी दो आउटलाइन होगी। तीसरी आउटलाइन में हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया। फिर थर्ड आउटलाइन के अंदर हमने बिल ऑफ राइट्स को डिस्कस किया। और फोर्थ आउटलाइन के अंदर हमने जो है वो प्रिंसिपल वगैरह देख लिए कि क्या प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इस तरह से ये आपकी थी आउटलाइन। अब आपने जो है ये प्रॉपर इसकी, अब हम जो एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए होगी हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि यार ये एक सुप्रीम लॉ है जिसको सबको, सारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है यूएस का, जिसको एक ऐसा लॉ कंसीडर किया जाता है कि अगर जब भी कोई भी अथॉरिटी के अंदर आता है उसको इसको अपहोल्ड करना पड़ता है। अब ना यूएसए के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। अब वो प्रोसेस आप सीख जाओ, पहले इसको बस समझ जाओ, फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। यूएसए के अंदर हैं 13 स्टेट्स। ठीक है। 13 स्टेट्स, हर स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, जिसको आप डेलीगेट्स भी कह सकते हो। अब यूएसए पहले होता ये था कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन को फॉलो करता था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खामियां थी। ठीक है। अब यूएसए के 13 स्टेट्स में से 12 जो डेलीगेट्स थे वो एक जगह पे इकट्ठे हुए, फिलाडेल्फिया के अंदर इकट्ठे हुए, और उन्होंने कोशिश की कि ये जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जिसको हम पहले फॉलो कर रहे हैं इसकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम ठीक कर सकें। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस किया गया कि गवर्नमेंट किस तरह से होनी चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जो नोटेबल फिगर्स थी वहाँ पे इन्वॉल्व हुई। अब फॉर एग्जांपल पेपर में बैठे आपको ये सारे नाम नहीं याद, आपको ये नाम याद रहेगा सिर्फ बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन इस वजह से याद रहा कि आपने इंग्लिश पार्ट 2 में पढ़ी हुई थी तो आपको ये याद रहा। आपने नोटेबल फिगर्स लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन प्लेड की रोल्स।
ठीक है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह से और भी नोटेबल फिगर्स ने यहाँ पर अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अब होता ये है कि जब भी कोई अमेंडमेंट होने लगती है, जब भी कोई एक नया लॉ आता है, जब भी कोई एक नई कन्वेंशन आती है, तो होता ये है कि यहाँ पर ये होता है कि उसको प्रॉपर डिस्कस किया जाता है, पहले उसकी अप्रूवल दी जाती है, और फिर जब उसको ये एक फाइनल ड्राफ्ट बन गया, फॉर एग्जांपल ये प्रपोजल है, इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट बनता है। अब उसकी अप्रूवल होती है उस फाइनल ड्राफ्ट की। अगर 13 स्टेट्स हैं, उनमें से 9 स्टेट्स इसके हक में अप्रूवल दे दें तो वो अप्रूव्ड हो जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है कि ये चीज़ें किस तरह से होती हैं। पहले एक ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसके ऊपर बहस हो गई, फिर उसके बाद उसकी अप्रूवल के लिए 13 में से 9 स्टेट को उसके हक में साइन करना पड़ते हैं कि हम इसके हक में है, तो वो साइन होगा, अदरवाइज वो अडॉप्ट नहीं होगा। इसी तरह ये पहली थी ड्राफ्टिंग एंड अडॉप्शन। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि 13 में से 12 स्टेट्स के डेलीगेट्स बैठे, उन्होंने ये डिस्कस किया। उसको किस लिए था कि जो ऑलरेडी जिसको वो फॉलो कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को, उसके अंदर जो मौजूद प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए। ठीक है, बहुत सारे नई स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, और बहुत सारे फिगर्स, नोटेबल फिगर्स जो थी, उन्होंने वहाँ पे जो है वो अपना रोल प्ले किया और अपने अपने ओपिनियंस दिए। अब हुआ ये कि इन सारे प्रोसेस के बाद उसकी फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर होगी, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट को अब अप्रूवल थी 9 स्टेट्स की। इन 13 में से 9 स्टेट्स को इसके हक में अप्रूवल देनी थी, उन्होंने दे दी जी अप्रूवल। और फिर जो 9th स्टेट, वो 9th स्टेट जिसकी वजह से ये अप्रूवल आ गई इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, यूएसए की थी, वो था न्यू हेम्सफेयर। ठीक है, बीइंग द 9th स्टेट टू रेटिफाई इट ऑन जून। अगर डेट आपको नहीं भी याद रहती है तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने आपको बताया है, उसको बस इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और उसको लिख दो पेपर के अंदर। इन्फ्लुएंस है मंगना कार्टा और इनलाइटमेंट थिंकर्स। मंगना कार्टा को 2015 के अंदर साइन किया गया था। बेसिकली इसका मेन मोटिव ये था कि हर कोई, पहले ये था कि किंग के पास एक अनलिमिटेड पावर होती थी, वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होता था, लेकिन इसके नतीजे में मंगना कार्टा आया। मंगना कार्टा के मुताबिक ये कहा गया कि जो किंग होगा वो भी लॉ के सामने जवाबदेह होगा। अब उसकी भी पावर्स लिमिटेड हो गई हैं। उन्होंने इस मंगना कार्टा के अंदर बताया गया कि ड्यू प्रोसेस और राइट टू द फेयर ट्रायल। ड्यू प्रोसेस बेसिकली होता है कि जब किसी बंदे पे केस हो, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, बंदे पे केस हो तो वो उसकी प्रॉपर ट्रायल्स होती हैं, स्टेप्स होते हैं कि उनको टाइम मिले, ठीक है, फ्री ट्रायल हो, उसके खिलाफ कोई भी जो है वो नाइंसाफ़ी ना हो। इनलाइटमेंट थिंकर्स, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो ना लिखो, ये वाला जो पोर्शन है, लेकिन मेरा काम है समझाना, मैं समझा देती हूँ। जॉन लोकी ने बेसिकली जो है वो नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया था कि हर इंसान की पास ज़िंदा रहने का, उसको लिबर्टी का, उसको प्रॉपर्टी का राइट है। अब ये तो हर बंदे का राइट है, शहरी का राइट है, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उस शहरी के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। मोंटेस्क्यू ने ये कहा कि जो भी गवर्नमेंट आप स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हो, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, यानी किसी भी एक हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। हर पावर को आप लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के अंदर डिवाइड करिए, ताकि फेयरनेस का एक प्रिंसिपल कायम रहे। ठीक है, और रोज़ेसे ने ये कहा था कि जो पावर ऑफ गवर्नमेंट है वो बेसिकली लोगों के हाथ में होगी। ये था आपका इंट्रोडक्शन। ये ज़रा फिर से सुन लें। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस किया, ठीक है, थोड़ी सी हिस्ट्री की डिस्कस करने के बाद हमने उसका इन्फ्लुएंस देखा, जो हिस्टोरिकल थोड़े से चेंजेस आए थे उसकी वजह से मंगना कार्टा आया। ठीक है, मंगना कार्टा ने क्या क्या चीज़ें कही, और फिर उसके बाद इसके हमने जो इनलाइटमेंट जो की थिंकर्स थे, ठीक है, इनलाइटमेंट थिंकर्स थे, उनके बारे में 3 जो इनलाइटमेंट थिंकर्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब आ जाते हैं हम प्रीएम्बल पर। प्रीएम्बल बेसिकली होता है कि आपका इंट्रोडक्शन। इसी तरह यूएसए का प्रीएम्बल क्या है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बेसिकली बताएगा कि ये जो आपके पास सामने कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, इसकी रीज़न क्या है, क्यों आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और फिर इसके गोल्स क्या हैं कि हमने ये चीज़ें इसकी जो है वो अटेन करनी है, एट द एंड अचीव करनी है, वो बताएगा प्रीएम्बल। ठीक है,
अब जब हम देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन को, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसका प्रीएम्बल स्टार्ट ही होता है वी द पीपल। यानी ये जो लाइन है वो शो कर रही है कि लोगों के हाथों में कितनी पावर कंसंट्रेट है। ठीक है, सारी पावर लोगों के हाथ में है। द गवर्नमेंट पावर, लोग डिसाइड करेंगे कि उनकी गवर्नमेंट कौन होगी। एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्रिएशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ द यूएस। ठीक है, ये बेसिकली पॉपुलर सोवरेनिटी यानी लोगों के हाथ में जो पावर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मीनिंग द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गोल्स, अब हम इसके 6 गोल्स हैं। अब आपने इनको गोल्स को किस तरह से तैयार करना है, जो आपके पास नोटबुक पड़ी है उस पर लिखिए गोल्स। फिर उसके बाद आप इस तरह से इसके 6 गोल्स जो हैं, 1 2 3, फिर उसके बाद 4, फिर आपके पास आ जाते हैं 5 और फिर 6। यहाँ पर आप वो गोल्स लिखिए, सिर्फ उनके नाम। सबसे पहले है जस्टिस, यहाँ पर आप लिख लेंगे जस्टिस। पहला इसका गोल क्या है कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा गोल इसका क्या है कि मुल्क के अंदर अमनो अमान कायम रखा जाएगा, ट्रैंक्विलिटी रखी जाएगी। तीसरा गोल क्या है कि डिफेंस प्रोवाइड किया जाएगा अवाम को। ठीक है, फिर उसके बाद वेलफेयर, लोगों के मतलब वर्किंग टू इम्प्रूव द वेलबींग, लोग अपनी जो है वो उनकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। उनके हेल्थ सेक्टर के अंदर, उनकी एजुकेशन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लोगों को आज़ादी दी जाएगी। ठीक है, लोगों को प्रॉस्पेरिटी दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक हो गया, ये थे आपके गोल्स। इस तरह से आपने तैयार करना है। फिर आपके पास आ गए आर्टिकल्स। अब जो आर्टिकल्स है ना, उनको मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, ताकि जब आप ये आर्टिकल्स को इस तरह से देखोगे ना तो थोड़ा तुम लोगों को होल पड़ना शुरू हो जाना है। तो बेहतर यही है कि मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर दूँ। पहले आर्टिकल के अंदर लेजिस्लेटिव ब्रांच की बात हुई है। ठीक है, दूसरे आर्टिकल के अंदर एग्जेक्टिव ब्रांच की, जो एग्जीक्यूट कराएंगे पावर को। ठीक है, तीसरे के अंदर जुडिशियल ब्रांच की हुई है, जो चेक करेंगे, चेक एंड बैलेंस रखेगी कि जो लॉज हैं वो सही तरीके से इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। चौथे के अंदर बात हुई है रिलेशन विद स्टेट्स। आप सेम इस तरह से करके ना, ये अगर आप इस तरह से एरोज वगैरह लगा के भी अगर करते हो ना, तो भी आपका जो है वो सही तरीके से तैयारी हो जाएगी। मतलब पॉइंट्स याद रखने होते हैं ना आपने। फिर हमने अमेंडमेंट प्रोसेस देख लेना है, बिल ऑफ राइट्स देख लेना है, सुप्रीमेसी क्लास देख लेनी है, रेटिफिकेशन देख लेनी है। फिर उसके बाद हमने जो है ये बिल ऑफ राइट्स, देखो मैंने ये इसको ना थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर आपसे अलग से सवाल नोट पूछा जाता है। तो इन केस अगर आपके पास कोई एक टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं रहा तो आप इसके थ्रू पास हो सकते हो। तो वरना फ्यूचर के अंदर आपने छोटा ही लिखना है। फिर प्रिंसिपल्स को देख लेना है और बस यहाँ पे आपका सवाल हो जाना है। पहला क्या था आपका, पहला हमने किसकी बात की थी, लेजिस्लेटिव। दूसरा हमने किसकी बात की, एग्जेक्टिव। तीसरा जुडिशरी। इस तरह से आपने याद रखना है कि ये आर्टिकल्स जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 1 बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में आ जाता है। यूएसए के अंदर जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसके अंदर एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो हर स्टेट के अंदर से सेलेक्ट होते हैं। और ये बेसिकली ये फॉर एग्जांपल एक स्टेट है, 2 स्टेट है, दोनों की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिप्रेजेंटेटिव उस हिसाब से होंगे, अगर पॉपुलेशन थोड़ी है तो रिप्रेजेंटेटिव उसी लिहाज से एक चूज़ होगा। एक हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा होता है यहाँ पर सेनेट। ठीक है, सेनेट को बेसिकली 2 सेनेट हर स्टेट में से चूज़ किए जाते हैं उनकी पॉपुलेशन के बगैर, और उनका जो ड्यूरेशन होता है ना वो 6 साल का होता है। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद दोबारा से इनके जो है वो चेंज होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेटिव, इनके पास पावर क्या है, लॉ बनाएंगे, टैक्स लगाएंगे, बजट को जो है वो अप्रूव कराएंगे, और अगर इन केस ऑफ वार वो वार को डिक्लेयर करेंगे, और चेक्स एंड बैलेंस रखेंगे कि पावर जो है वो देखेंगे कि प्रॉपरली डिवाइड है या नहीं है, और लोग जो हैं वो प्रॉपरली उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा आर्टिकल आपका है एग्जेक्टिव ब्रांच से रिलेटेड। एग्जेक्टिव ब्रांच में हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आपका आ जाता है प्रेसिडेंट जी, यूएसए का वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है। उनकी पावर है कि लॉ को इन्फोर्स कराएंगे। ठीक है, कमांडर इन चीफ होते हैं, और जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप्स को मैनेज करना ये प्रेसिडेंट का होता है। इसके ऊपर अलग से सवाल भी है, और जो भी सवाल कांग्रेस की तरफ से आया है ना वो उसको वीटो कर सकते हैं।
ठीक है, कोई भी रीज़न निकाल के उसको रोक सकते हैं। फिर उसके बाद है इलेक्शंस एंड लिमिट्स। यार ये होता है बेसिकली, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, ये इलेक्टोरल कॉलेज। अब देखो हमने शुरू के अंदर बात की है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक, यहाँ पर सारी स्टेट्स, जो 13 स्टेट्स हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। तो इस सारी जगह को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। और फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को इन्हीं लोगों में से चुना जाता है, डिबेट्स होती हैं प्रॉपर, उसके बाद इनको चुना जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट बेसिकली 4 साल के लिए होता है, 4 साल उसकी लिमिट होती है, और 2 दफ़ा वो जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। जुडिशियल ब्रांच का काम क्या है कि वो वहाँ पर आपके आगे सुप्रीम कोर्ट आ गया और लोअर फेडरल कोर्ट्स आ गए। इनका काम क्या है कि इन्होंने देखना है कि लॉ को सही तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिर दूसरा है रिलेशन अमंग अदर स्टेट्स। स्टेट मस्ट रिकॉग्नाइज, जब स्टेट कोई रिकॉग्नाइज, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं ना, ये एक दूसरे के बनाए गए लॉज को ज़रूर रिस्पेक्ट करेंगी। कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो दूसरी स्टेट के अंदर बने हुए लॉ को एक्सप्लॉइट कर रहा हो। ठीक है, और सारी स्टेट्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनको जो भी हकूक दिए जाएंगे वो इक्वली दिए जाएंगे। अमेंडमेंट प्रोसेस हमने शुरू के अंदर ही बात की है कि प्रपोजल आ जाता है, और फिर 2/3 मेजॉरिटी को जो है वो उसके हक में फैसला करना पड़ता है हाउस ऑफ सेनेट के अंदर, और फिर जाके वो उसकी अप्रूवल होती है। और रेटिफिकेशन के लिए भी हमने देखा है कि 13 स्टेट्स होती हैं, उनमें से 9 स्टेट्स को उसकी अप्रूवल देना पड़ता है, फिर जाके वो अप्रूव होता है रेटिफिकेशन मेथड। सही है, अब है सुप्रीमेसी क्लास। द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल लॉज एंड द ट्रीटीज। यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम लॉ है, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। और जब भी कोई फेडरल या फिर स्टेट ऑफिशियल अपनी कुर्सी संभालता है तो उसको उसके लिए जो है वो हलफ उठाना पड़ता है पहले, कि वो आप इसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। फिर आपके पास आ गया है जी बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स बेसिकली कहा गया है कि जो 10 अमेंडमेंट्स हुई थी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 10 अमेंडमेंट्स हुई थी, उनको बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। अब आपने जो इम्पोर्टेंट वन है वो आर्ट है, मैंने वो आर्ट ही लिखी है। जो पहली देखो, पहली अमेंडमेंट है कि सिटीजन्स को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाएगी, वो जो चाहे अपना मज़हब रख सकते हैं। प्रेस की जो है वो न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो हैं वो न्यूज़ जो हैं वो पब्लिश कर सकते हैं बगैर किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल के। असेंबली, यू कैन गैदर इन ग्रुप्स फॉर एनी पीसफुल पर्पस। ठीक है, प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट आपको अलो की गई। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड अमेंडमेंट थी कि अगर आप चाहो तो अपने साथ कोई भी हथियार अपनी सेफ्टी के लिए रख सकते हो। फिर किसी सिटीज़न के ऊपर अगर कोई केस हो जाता है तो उसको ड्यू प्रोसेस यानी उसकी प्रॉपर कार्रवाई होगी। ठीक है, डबल जेओपार्डी होता है, यू कैन नॉट बी ट्राई, मतलब अगर आपके ऊपर एक पहले केस हुआ है ना, उसके बाद दोबारा से आपके ऊपर वो केस हो जाए, आप पहली दफ़ा अगर बेकसूर साबित हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर दोबारा वो केस करा दिया जाएगा। प्रॉपर ट्रायल होगी, और किसी के साथ किसी किस्म की कोई क्रूल या फिर अनजस्ट पनिशमेंट किसी को नहीं दी जाएगी जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो। प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के है कि लोगों के पास पावर है, पावर ऑफ गवर्नमेंट लोगों से आएगी, सेपरेशन ऑफ पावर होगी, चेक्स एंड बैलेंसेस होगी, कोई ब्रांच को किसी दूसरी ब्रांच के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल हासिल नहीं होगा। जैसे देखो ना, अगर कांग्रेस ने जो है वो लॉ प्रपोज किया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको वीटो कर दिया, तो अब वो कांग्रेस दोबारा से उसको चैलेंज कर सकती है। ठीक है, तो उसके फैसले को चैलेंज कर सकती है। फेडरलिज्म ने पावर को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया, नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। लिमिटेड गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं बाय लॉज, स्पेशली किस लिए, ताकि सिटीजन्स के राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, ये आपका सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो थोड़े पेड हैं। ठीक है, आपको आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके मुताबिक ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप पोस्ट देखो तो वहाँ पर व्हाट्सएप का मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टिल एग्ज़ाम अगर आपको कोई भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, तो मैं उस व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूँगी और आपको वो चीज़ समझाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।